टोक्यो की एक सड़क पर भारी ट्रैफिक नियंत्रित तरीके से चलाना शुरू कर दिया। आखिरकार ट्रक एक पैदल सड़क पर घुस गया। वहीं एक छोटा लड़का गेंद उठाने जा रहा था। ट्रक सीधे उसकी ओर बढ़ रहा था। तभी एक हाई स्कूल छात्र ने उसे समझ गई, मगर वह छात्र अचानक सही सलामत खड़ा हो गया। जैसे ही उसने मुड़कर देखा, वहां डॉक्टर उसी के शरीर को बचाने की कोशिश कर रहे थे। छात्र पूरी तरह हैरान था। तभी उसकी गर्लफ्रेंड एको रोते हुए वहां आ पहुंची। वह जितना भी चिल्लाती, उसे कोई जवाब नहीं मिला। तभी एक कर्मचारी वहां उनका सामना आत्मालोक के शासक छोटे यमराज से हुआ। यमराज ने यूसुके से कहा कि वह उसे एक मौका देना चाहते हैं। यूसुके को आत्मालोक का जासूस बनना होगा। उसे पृथ्वी पर जाकर उन घटनाओं की जांच करनी होगी जिनमें राक्षस शामिल हों। हाल ही में डेमन वर्म नामक कीड़े पृथ्वी पर आ गए थे। यूसुके की मौत भी इन्हीं कीड़ों के कारण हुई थी। यमराज ने यूसुके को एक प्रस्ताव दिया कि अगर वह यह काम करेगा तो उसे जीवित कर दिया जाएगा, लेकिन यूसुके ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। वहां उसने देखा कि उसकी माँ और गर्लफ्रेंड के अलावा कोई भी उसे याद नहीं कर रहा था। यह देखकर यूसुके और भी अधिक निराश हो गया, लेकिन उसको पीटकर वहां से भगा दिया। के ने अंततः आत्मालोक का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, लेकिन तभी उसके घर में आग लग गई। मालूम हुआ कि वही लड़का जिसे वह बचाने की कोशिश कर रहा था, डेमन वर्म का शिकार। यूसुके की माँ और गर्लफ्रेंड ने उसे बचाने की कोशिश की। यूसुके ने फिर से जीवित कर दिया। जीवित होने के बाद यूसुके ने अपनी गर्लफ्रेंड को घर से बाहर निकाला। इसके बाद उसने राक्षसी कीड़े को खत्म करने का काम शुरू किया। यूसुके ने अपनी कुश्ती के अनुभव से कीड़े से लड़ाई की। उसने आखिरकार अपनी आत्मा शक्ति का उपयोग करना सीखा। इसके जरिए उसने कीड़े को लड़के के शरीर से बाहर निकाल दिया। अब यूसुके आधिकारिक रूप से आत्मालोक का जासूस बन चुका था। राक्षस ने वश में कर लिया था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि राक्षस से लड़ाई जीतने का वह दृश्य उसके दुश्मन सानक्वारा के मन में एक गहरी छाप छोड़ देगा। अगले दिन यूसुके ने अपनी माँ और प्रेमिका से संक्षिप्त विदाई ली और तुरंत आत्मा की दुनिया में अपनी आत्मिक शक्तियों का प्रशिक्षण लेने के लिए निकल पड़ा। आत्मा की दुनिया में यूसुके को छोटे यमराज से पता चला कि टोक्यो शहर के बीचों बीच का प्राचीन गड्ढा इंसानों और राक्षसों को बंद कर दिया था। हाल ही में कुछ लोग इसे दोबारा खोलने की कोशिश कर रहे थे। इसी कारण राक्षसी कीड़े मानव दुनिया में प्रवेश कर रहे थे। यमराज ने बताया कि कुछ मूर्ख इंसान बंद रास्ते में छिपे राक्षसों की बातों में आ गए होंगे। अब यूसुके का मुख्य कार्य यह पता लगाना था कि कौन इस रास्ते को खोलने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच आत्मा की दुनिया में यह भी खबर मिली कि राक्षस दुनिया के 3 प्रसिद्ध चोर फिर से सक्रिय हो गए हैं। इन चोरों के नाम थे 8 हिएई, तेज और ताकतवर तलवारबाज, 2 कुरामा, चालाक और बेलों का मास्टर, 3 गौकी, बलशाली और निर्दयी। इन तीनों ने आत्मा की दुनिया की 3 अंधकार वस्तुएं चुरा ली। हिएई ने कुरामा ने अंधकार दर्पण लिया जो इच्छाओं को पूरा करता है। 3 गौकी ने शैतानी मोती चुराई जो इंसानी आत्मा को चूस सकती है। गौकी बच्चों की आत्मा चूस कर ताकतवर बनना चाहता था, इसलिए यूसुके को बिना देरी किए मानव दुनिया लौटना पड़ा। मानव दुनिया में लौटते ही यूसुके और बोटान ने सुना कि कई बच्चे अचानक बेहोश हो रहे हैं। दोनों को समझ आ गया कि यह गौकी का काम है। उन्होंने गौकी का पीछा किया और उसे एक वाहन कबाड़खाने में ढूंढ निकाला। गौकी ने यूसुके पर हमला करना शुरू कर दिया। हालांकि यूसुके ने अपनी आत्मिक शक्ति का उपयोग करते हुए गौकी को हराया और बच्चों की आत्माएं बचाईं। गौकी के बाद यूसुके ने कुरामा का पीछा किया। उसने पाया कि कुरामा वास्तव में अंधकार दर्पण का उपयोग अपनी मानव मां को बचाने के लिए करना चाहता था, जो कैंसर से जूझ रही थी। कुरामा ने बताया कि वह एक खतरनाक राक्षस था, लेकिन उसकी मां ने उसे मानवीय प्रेम और करुणा सिखाई थी। यूसुके ने कुरामा की मदद की और महसूस किया कि सभी राक्षस बुरे नहीं होते। अंत में यूसुके का सामना हिएई से हुआ। हिएई ने राक्षस तलवार का उपयोग अपनी खोई हुई बहन को ढूंढने के लिए किया। उसकी बहन की आंखों से गिरने वाले आंसू बेशकीमती आइस क्रिस्टल बन जाते हैं। एक लालची व्यापारी ने उसकी बहन को कैद कर लिया था। यूसुके ने हिएई को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह उसकी ताकत के सामने टिक नहीं पाया। आत्मा की दुनिया को यह एहसास हुआ कि यूसुके को और मजबूत बनने की जरूरत है। उन्होंने बोटान को निर्देश दिया कि वह यूसुके के लिए एक प्रशिक्षक ढूंढे। यूसुके को एक बूढ़ी और अनुभवी प्रशिक्षक गेनकाई से प्रशिक्षण लेने भेजा गया। यूसुके का दुश्मन सानक्वारा भी चुपके से उसके पीछे चला गया। हालांकि गेनकाई ने अपने प्रशिक्षण से यूसुके को उसकी कमजोरियों पर काम करना सिखाया। यह देखकर वह अब पहले
पहले की तरह घमंडी नहीं रहा। भले ही गुरुजी ने उसे लकड़ी की तलवार से पत्थर काटने जैसा असंभव सा अभ्यास करने को कहा, उसने कोई शिकायत नहीं की। दूसरी ओर यूसुके रोजाना उल्टा खड़े होकर अपनी आध्यात्मिक शक्ति का अभ्यास करने से ऊब चुका था। लेकिन एक दिन जब लगातार मेहनत करते हुए कुबारा ने सच में पत्थर काट दिया और अपनी आत्मा की तलवार तैयार कर ली, तब यूसुके ने भी अभ्यास को गंभीरता से लेना शुरू किया। जिस कुबारा को गुरुजीन ने छोड़ने का मन बना लिया था, उसने फिर से उम्मीद देखी। जब यूसुके ने अपनी आत्मा की तोप को कुशलता से चलाना सीख लिया, तो गुरुजीन ने उसे अपने वंश की सबसे महत्वपूर्ण विरासत आध्यात्मिक रत्न सौंप दिया। गुरुजीन को एक अजीब सी अनहोनी का आभास हो रहा था, जो सच साबित हुआ। जब यूसुके और कुबारा ने अपना अभ्यास शुरू किया, तभी जोजोकिन ने फैटी के घर लगे कैमरों से यूसुके और टॉयस को देख लिया। जोजोकिन ने तुरंत अपने सबसे खास साथी होरियो ब्रदर्स को बुलाया। बड़े भाई को होरियो ब्रदर सीनियर और छोटे को होरियो ब्रदर जूनियर कहते थे। इन दोनों में से आधा राक्षस होरियो जूनियर सबसे शक्तिशाली था। जोजोकिन ने उसी के कारण फैटी से एक खतरनाक गड्ढा खरीदा, ताकि राक्षसों को मानव संसार में लाया जा सके। इस योजना को अंजाम देने वाला वह इंसान सच में पागल था। जब यूसुके ने आत्मा की तोप चलाना शुरू किया, तो होरियो जूनियर को कुछ एहसास हुआ, क्योंकि वह भी कभी गुरुजीन का शिष्य था। वह गुरुजीन के पास पहुंचा, लेकिन तब तक गुरुजीन ने सब छोड़कर यूसुके को जिम्मेदारी सौंप दी। गुरुजीन जानते थे कि यूसुके का आत्मा तोप होरियो जूनियर को आकर्षित करेगा। उनके पास अब आध्यात्मिक रत्न नहीं था और उसके बिना उनका सामना करना असंभव था। लेकिन गुरुजीन को यकीन था कि यूसुके उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। नीचे उतरने के बाद यूसुके सीधा अपनी गर्लफ्रेंड के घर गया। वहाँ नूडल्स खाते हुए बातें कर ही रहा था कि अचानक केको को कोई उठा ले गया। यूसुके पीछा करते हुए हिये के ठिकाने पर पहुंचा। वहाँ उसने तुरंत हमला किया। हिये ने सोचा कि वह थोड़ा मजाक करेगा, लेकिन उसे जल्दी ही एहसास हुआ कि यूसुके अब पहले जैसा नहीं रहा। उसने अपनी तलवार निकाली, लेकिन यूसुके की आत्मा की तोप ने उसे चौंका दिया। जब हिये ने सवाल किया कि यूसुके क्या चाहता है, तो यूसुके ने इसे दिखावा समझकर फिर हमला कर दिया। ठीक उसी वक्त कुरामा वहाँ आया और सारा सच बताया। असल में केको को हिये ने नहीं, बल्कि होरियो ब्रदर जूनियर ने अपने जैसा बनकर उठाया था। कुरामा को यह पता इसलिए चला क्योंकि हिये ने अपनी बहन शिरो को ढूंढने के लिए उसकी मदद मांगी थी। कुरामा ने पाया कि शिरो जोजोकिन के द्वीप पर थी और वहाँ से लौटते वक्त उसने केको को बंधक बनते हुए भी देख लिया। कुरामा और हिये का एक ही लक्ष्य था, जोजोकिन के द्वीप पर जाकर बंधकों को बचाना। यात्रा में कुबारा भी साथ हो गया और सभी 4 दोस्त वहाँ पहुँच गए। द्वीप पर पहुँचते ही हिये अलग हो गया। बाकी तीनों आगे बढ़े, लेकिन उनका सामना जोजोकिन के राक्षस डार्क डक से हुआ। उसने कुरामा को मुकाबले के लिए ललकारा। कुरामा ने बाकी को आगे बढ़ने दिया। इसी बीच हिये का सामना एक विशाल राक्षस से हुआ। दोनों अपनी अपनी लड़ाइयों में व्यस्त हो गए। कुरामा ने बेलों से हमला किया, लेकिन डार्क डक के हवाई तोपों के सामने वह कमजोर पड़ गया। अंत में कुरामा ने अपनी असली रूप योकाई फॉक्स में आकर उसे मात दी। दूसरी ओर हिये ने अपनी तीव्रता से विशाल राक्षस की जांघ कवच तोड़ दी, लेकिन बिना कवच के राक्षस और भी शक्तिशाली हो गया। हिये ने अपनी जान बचाने के लिए फ्लेम ड्रैगन कड़ाही नामक प्रतिबंधित तकनीक का उपयोग किया। अंततः उसने राक्षस को हरा दिया। आगे क्या होगा? क्या यूसुके, हिये, कुरामा और कुबारा जोजोकिन के खतरनाक साथी होरियो भाइयों को हरा पाएंगे? शुरुआत में तीनों को लगा कि वह केवल दिखावा कर रहा है। वे पूरे आत्मविश्वास के साथ उस पर टूट पड़े, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि होरियो जूनियर सच बोल रहा था। फ्लाइंग शैडो और कुरामा के सबसे घातक हमले भी अब भी कूल डाउन में थे, इसलिए वे उसे कोई गंभीर नुकसान नहीं पहुंचा सके। अब सारी उम्मीदें यूसुके की आत्मा की तोप पर थीं। काफी मशक्कत के बाद यूसुके ने अपनी तोप से सटीक निशाना लगाया, लेकिन धुआं हटते ही होरियो जूनियर एकदम सही सलामत खड़ा हो गया। उसने बिना समय गंवाए तीनों को फिर से धूल चटा दी। उसी वक्त कुबारा और बाकी साथी वहां पहुंचे। उनके पीछे होरियो सीनियर भी आ गया। उसने अपने छोटे भाई की तारीफ करते हुए कहा कि वह बहुत काम का है। इसके साथ ही उसने गुरुजीन की मौत का मजाक उड़ाया। कुबारा और यूसुके यह सुनकर सन्न रह गए। उन्हें अब तक पता नहीं था कि उनके गुरु की मौत हो चुकी है। होरियो सीनियर ने 3D मॉडल की मदद से दिखाया कि उसके भाई ने गुरुजीन को कैसे मारा, लेकिन जब वह अपनी डींगे हाँकने में मगन था, तभी होरियो जूनियर ने उसे उठाकर पटक दिया। वह पूरी तरह खत्म हो गया। असल में होरियो जूनियर कभी इंसानों में सबसे ताकतवर योद्धा था, लेकिन एक बार उसने अपने शिष्यों को राक्षसों द्वारा मारे जाते हुए देखा। अपनी कमजोरी का एहसास होने पर उसने अपनी आत्मा राक्षसों को बेच दी ताकत पाने के लिए, मगर इस ताकत ने उसे गलत रास्ते पर ढकेल दिया। फिर भी उसके अंदर गुरुजीन और अपनी बहन के प्रति थोड़ी मानवता बची हुई थी। यही कारण था कि उसने अपने भाई को खत्म कर दिया। गुरुजीन की मौत की सच्चाई जानने के बाद कुबारा ने अपने आत्मा की तलवार निकाली और बदला लेने दौड़ पड़ा, लेकिन उसकी कमजोर ताकत के कारण वह तुरंत ही जमीन पर गिर पड़ा। यूसुके ने गुस्से में अपनी आत्मा की शक्ति हाथ
हाथों में लपेटी और प्रभावी हमला किया। उसने होरियो जूनियर पर कई जोरदार मुक्के मारे और उसके चश्मे तोड़ दिए। इसके बाद उसने उसे जमीन में धंसा दिया, लेकिन यह जीत ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। अचानक जमीन हिली और होरियो जूनियर फिर से खड़ा हो गया। इस बार वह पहले से भी बड़ा और ताकतवर दिख रहा था। एक हल्की सी अंगुली के इशारे से उसने कुबारा को बुरी तरह घायल कर दिया। यूसुके ने फिर से हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आत्मा की ताकत भी बेअसर हो गई। होरियो जूनियर ने यूसुके की बेबसी को साबित करने के लिए कहा कि वह पहले उसकी गर्लफ्रेंड और शिरो को मारेगा, फिर सबसे गुस्सैल यूसुके को हराकर अपनी ताकत दिखाएगा। अंतिम क्षणों में फ्लाइंग शैडो, कुरामा और कुबारा ने एक साथ हमला किया, लेकिन वे सभी तुरंत हार गए। केवल कुबारा, जिसने शिरो को बचाने की कसम खाई थी, आखिरी दम तक लड़ता रहा। हालांकि वह भी आखिरकार हार गया, लेकिन होरियो जूनियर को इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ा। यूसुके ने अपने सबसे बड़े आत्मा के गोले को तैयार किया और उस पर फेंक दिया। होरियो जूनियर ने गोले को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने यूसुके के गुस्से को कम आंका था। गोले की ताकत इतनी थी कि वह उसे सहन नहीं कर सका। आखिरकार उसने गोले की ऊर्जा को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह नष्ट हो गया। वह हंसते हुए राख में बदल गया। हालांकि यूसुक खुश नहीं था। उसने कुबारा की ओर देखा जो जमीन पर पड़ा था। तभी उसने देखा कि शिरो ने कुबारा के पास जाकर अपने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। कुछ ही पलों में कुबारा चमत्कारिक रूप से ठीक हो गया। असल में शिरो की आंखों के आंसू अमूल्य होने के साथ साथ उसमें इलाज की शक्ति भी थी। अंत में बिना किसी साथी की जान गंवाए उन्होंने इस राक्षसी लड़ाई को खत्म किया। और वह पागल जोजोकिन, जिसने मानव और राक्षसों की दुनिया को जोड़ने की कोशिश की, उसने हार मान लिया।